हम लोग ये भी जानते हैं कि जब शुरुआत में एम्ब्रियोनिक लेवल की बात कर रहे होते हैं, मल्टी सेल स्टेज है, इस टाइम भी कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो अपना डिसीजन ले चुकी होती हैं। ये कह लीजिए कि जैसे हमने एक सेल ली जिसको मसल बनना है, और अगर हम उसे एक न्यूट्रल एनवायरनमेंट में रखें जहां हम उसे कुछ एक्स्ट्रा नहीं दे रहे हैं, कोई सिग्नल नहीं दे रहे हैं, वो बन करके मसल ही निकल के आई। अब ये स्पेसिफाइड थी मसल बनने के लिए। सिमिलरली एक दूसरी सेल स्पेसिफाइड थी न्यूरॉन बनने के लिए। ये उसके स्पेसिफिकेशन थे, ये उसकी कैपेबिलिटी थी। हमने ये भी पाया कि कुछ स्पेसिफाइड सेल्स ऐसी भी होती हैं कि अगर हम उनको चारों तरफ दूसरी तरह की सेल्स डाल दें, जैसे कि यहाँ मसल के लिए स्पेसिफिक सेल के चारों तरफ हम लोगों ने डाल दिया वो सेल जिन्हें आगे चलकर न्यूरॉन बनना है, तो ये बीच वाली सेल बजाय मसल बनने के न्यूरॉन बन गई। भाई जो स्पेसिफिकेशन था स्टार्टिंग में वो मसल बनने के लिए था, लेकिन फिर आसपास के एनवायरनमेंट से उसे वो सिग्नल्स मिले जिसने उसने अपने मसल बनने की एबिलिटी खो दी, और वो जैसा एनवायरनमेंट वैसा कन्वर्ट हो गया। बट सभी सेल ऐसी नहीं होती। कुछ सेल का स्पेसिफिकेशन ऐसा भी होता है जो इरिवर्सिबल हो चुका है। मतलब शुरुआती स्टेज पर ही वो डिसाइड कर चुकी है कि भाई मुझे तो मसल ही बनना है, एनवायरनमेंट कुछ भी कहे, जिद पकड़ ली उसने। और अब अगर चारों तरफ उसके हम लोग न्यूरॉन सेल्स बनने वाली सेल डाल भी रहे हैं तब भी वो मसल ही बन रही हैं। यानी कि सीधी सी बात यह है कि जितनी भी सेल्स स्पेसिफाइड होती हैं सभी सेल्स में स्पेसिफिकेशन एक तरह का नहीं है। ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म ये वेरी करता है, और इसलिए हमने पाया कि डेवलपमेंट में बहुत सारे स्टेजेस हैं, और ये स्टेजेस के सभी एग्जाम्पल सभी ऑर्गेनिज्म में देखने को नहीं मिलते। कहानी की शुरुआत होती है कि एक अनडिफरेंशिएटेड सेल है जिसने अभी तक ये डिसाइड नहीं किया कि उसे बनना क्या है। फिर स्पेसिफिकेशन नाम की प्रोसेस होगी जहां ये सेल डिसाइड करने वाले होगी कि मुझे बनना क्या है। हाँ, स्पेसिफिकेशन का मतलब है कि अभी तक सेल ने फाइनल नहीं किया कि उसे करना क्या है। हम बात समझेंगे कि इसकी लॉजिक क्या है और ये पॉइंट क्या है इसका। इसके बाद डिटर्मिनेशन होता है, मतलब अब सेल डिसाइड कर चुकी है कि मुझे यही बनना है, और फिर वो डिफरेंशिएट करती है। जहां तक स्पेसिफिकेशन और डिटर्मिनेशन की बात है तो इसे हम बोलते हैं कमिटमेंट। ये कह लीजिए कमिटमेंट के दो लेवल है। पहला लेवल है स्पेसिफिकेशन का, मतलब पहले तो वो सेल छांट ली गई जिन सेल्स को ये बनना चाहिए, और फिर उन सेल्स के अंदर ऐसे बदलाव किए गए कि अभी बनी नहीं है बट उन्होंने वो डिसाइड कर लिया, वो प्रोसेस शुरू कर दी जो उसे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लेके जाएंगी, डिटर्मिनेशन। और इसी वजह से अब ये सेल डिफरेंशिएट होकर के वो बन जाएंगी जो उन्हें बनना चाहिए था। स्पेसिफिकेशन कैसे होता है, कैसे सेल को मालूम पड़ता है कि मुझे बनना क्या है? इसके कई तरीके हैं, जैसे कि ऑटोनोमस, कंडीशनल और सिंसिशियल। ये कह लीजिए कि स्पेसिफिकेशन तीन तरह के हैं, ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन, कंडीशनल और सिंसिशियल। आ गए वापस हम लोग मदर इंडिया पर। मदर इंडिया में जहां मदर इंडिया नरगिस थी तो वहां साथ में दो बड़े एक्टर उनके बेटों का रोल निभा रहे थे। तुम्हें याद होगा बिरजू। तुम्हें यह भी याद होगा कि इन दोनों एक्टर्स ने जो कैरेक्टर निभाया था उस कैरेक्टर का फेट क्या था लास्ट में। दोनों एक ही परिवार के पले बड़े, एक ही कंडीशन में पले बड़े, लेकिन फिर भी एक ने कोई और रास्ता अपनाया और दूसरे ने कोई और रास्ता। दोनों के पास कुछ इनबिल्ट एबिलिटी थी, लेकिन फिर एनवायरनमेंट के इन्फ्लुएंस में आकर के वो अपने आप को मॉडिफाई करते गए और एक ने भाई ने बंदूक उठा ली। याद है बिरजू। और इस पूरी कहानी के अंदर बिरजू को बिरजू डाकू बनाने की एबिलिटी लाला के पास थी। लाला वो इनिशिएटिंग फैक्टर था जिसने असर दिखाया और उस कमिटमेंट को कन्वर्ट कराया डाकू में। मोड ऑफ सेल स्पेसिफिकेशन में जब हमने बात की थी तो पहला था ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन। इसका मतलब ये होता है कि सेल ने डिसाइड कर लिया है शुरुआत में कि उसे क्या बनना है। अब अगर मैं किसी एक एम्ब्रियो में से, जैसे कि पेटिला के एम्ब्रियो के अंदर ये एग्जांपल देखने को मिलता है जहां पे एक सेल ऐसी है जिसने डिसाइड किया है कि वो ट्रोकोब्लास्ट बनेगी, अगर मैं उस सेल को अर्ली स्टेज पे बाहर निकाल लूं और इंडिपेंडेंटली उसको डिवाइड होने का मौका दूं तो अल्टीमेटली वो ट्रोकोब्लास्ट की तरह ही सीलिया जनरेट कर लेती है। यानी कि उसे एनवायरनमेंट से कुछ नहीं चाहिए था। जिस टाइम हमने सेल निकाला था ये सेल ने अपना डिसीजन खुद ले रखा था, ऑटोनोमस। एंटी टूनिकेट्स के अंदर भी हमने पाया है कि भाई शुरुआत में ही एक येलो क्रिसेंट नाम का एक एरिया मिलता है डेवलपमेंट प्रोसेस के दौरान। जैसे जैसे एम्ब्रियो डेवलप होता जाता है यही सेल आगे चल करके मसल जनरेट करती हैं टेल के। आज हम जानते हैं कि इस सारी कहानी के पीछे माचो मैसेंजर आरएनए है। माचो नाम का एक मैसेंजर आरएनए, और होना भी चाहिए इसका नाम माचो क्योंकि अल्टीमेटली मसल्स क्रिएट करा रहा है।
पॉइंट यह है कि ऑटोनोमस सेल ने कैसे डिसाइड किया। भाई, कोई एक सेल को क्या पता कि मुझे क्या बनना है? इसका मतलब हो ना हो इस सेल के पास ऑलरेडी मैसेज अवेलेबल है, और ये मैसेज या तो मैसेंजर आरएनए के रूप में है या फिर कुछ प्रोटीन्स के रूप में। वो प्रोटीन्स या मैसेंजर आरएनए जो अंदर जाकर के जीन्स को रेगुलेट करेंगे और केवल उन जीन्स को ऑन कराएंगे जिनसे मसल बनना चाहिए, या फिर उन जीन्स को ऑफ कर देंगे जिन जीन से कुछ और बन जाता। हम ये भी जानते थे कि शुरुआत में ही जब कभी कोई एग होता है, उस एग के अंदर फर्टिलाइजेशन से पहले भी मैसेंजर आरएनए और प्रोटीन बने हुए हैं, और यही प्रोटीन और मैसेंजर आरएनए बहुत बड़ा रोल निभाने वाले हैं आगे चल करके। तो जब ये सेल डिवाइड करेगी तो कौन से हिस्से में जाइगोट बनने के बाद कौन सी सेल के पास मैसेंजर आरएनए कौन से टाइप के गए, कितनी क्वांटिटी में गए, जो प्रोटीन थे वो कौन से गए और कितनी क्वांटिटी में गए, इस पर डिपेंड करेगा कि इन सेल्स का डिसीजन क्या होगा। आमतौर पर ये प्रोटीन्स और मैसेंजर आरएनए जिन्हें मॉर्फोजन भी कहते हैं, ये एक सेल के अंदर जो पहुंच गए हैं उस सेल की एक्टिविटी को रेगुलेट कर लेते हैं। और इस तरीके से अगर मैं उस सेल को अलग भी निकाल लूं तो उस सेल को इन मॉर्फोजन की वजह से पता है पहले से ही कि मुझे क्या बनना है। क्योंकि देखो, ये कोई कॉलेज में स्टूडेंट को भेजने वाली कहानी नहीं है। किसी सेल को क्या बनना है इसका मतलब क्या है कि किसी सेल के अंदर जीन का एक्सप्रेशन कैसे कैसे होगा, वो कौन से प्रोटीन बनाएगी, कौन से प्रोटीन बनाने बंद करेगी और कौन सा नए प्रोटीन बनाने शुरू करेगी, इसे बोलते हैं हम लोग कि सेल को बनना क्या है। और प्रोटीन बनाने के लिए मैसेंजर आरएनए बनने जरूरी है, मतलब जीन को ऑन होना है या जीन को ऑफ होना है। तो अल्टीमेटली कहानी जीन रेगुलेशन में। शुरुआत में ही अगर सेल को यह मालूम पड़ जाए कि मुझे कौन सी जीन्स ऑन करनी है कौन सी जीन ऑफ करनी है, तो उसने ऑटोमेटिकली डिसाइड कर लिया कि उसे बनना क्या है। यही है ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन। इंडियड अगर हम लोग और आगे भी जाएं तो हमने ये देखा कि एग लेवल से ही साइटोप्लाज्म के ग्रेडियंट बता चुके होते हैं कि अगर आगे चल करके ये वाला साइटोप्लाज्म किसी सेल के पास गया तो वो सेल एक पर्टिकुलर फेट अपनाएगी। अब जैसे कि यहां पे 8 सेल स्टेज पर हम इन सेल्स को अलग अलग कर लें, तो हर सेल के साइटोप्लाज्म में कौन से मैसेंजर आरएनए या फिर कौन से प्रोटीन हैं जो कि असल में जीन को रेगुलेट करेंगे, ये डिसाइड करेंगे कि उन्हें बनना क्या है, और ये सेल के द्वारा डिसाइडेड है। अगर हम इन सेल्स को अलग भी कर लें तो हर सेल वही जो उसका फेट था इंडिविजुअली वो जनरेट करेगी। जैसे कि माचो आरएनए वाली कहानी देखी थी हमने। दूसरा स्पेसिफिकेशन है कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। देखिए, यह भी जरूरी है कि जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट के दौरान एक सेल ने अपना डिसीजन खुद ले रखा है, तो कई बार हमें यह भी देखने को मिलता है कि कोई एक एम्ब्रियोनिक सेल उसके पास खुद की एबिलिटी नहीं थी, वो भाई एक बिन पैंदे का लोटे की तरह था, जिधर देखा लुढ़क गया। आमतौर पे कंडीशनल स्पेसिफिकेशन के लिए सेल सेल इंटरेक्शंस, सेल को बाहर से मिलने वाले सिग्नल मॉलिक्यूल्स, या फिर साथ में फिजिकल एनवायरनमेंट, ये सब के सब रोल प्ले करते हैं कि सेल को अल्टीमेटली बनना क्या है। अब जैसे सेल सेल इंटरेक्शन में तुम्हें याद होगा कि सेल जक्स्ट्राकनाइन इंटरेक्शन दिखाती हैं, जहां पे एक सेल के सरफेस पर लगे हुए प्रोटीन दूसरे सेल के सरफेस से बाइंड करते हैं, फोकल एडिशन प्रोटीन्स वगैरह, आई कैम्स वगैरह, और फिर वो भी तो सिग्नलिंग कराते हैं, एक दूसरे सेल को मैसेज पहुंचाते हैं। अब जैसे इसी एग्जाम्पल को ले लो, अगर हम लोग ब्लास्टुला स्टेज पर ही एक पर्टिकुलर साइड से सेल निकाल लें, जबकि इस सेल को लार्वा का बैक वाला पार्ट बनना था, अगर इस सेल को निकाल करके हम लोग एक अपोजिट वाले पोल पर डाल दें, तो देखो ऑटोनोमस वाली कहानी ये कहती थी कि अगर ये बैक वाला टिश्यू बनाएगा तो अभी भी बैक वाला बनना चाहिए, लेकिन डेवलपमेंट में अब वो टिश्यू बेली वाला टिश्यू बन चुका है। यानी कि इस सेल ने कोई डिसाइड नहीं कर रखा था कि मुझे क्या बनना है, जैसा देश वैसा भेष वाला सिस्टम अपनाया उन्होंने। इन केसेस में यह भी देखने को मिला कि अगर हम लोग कुछ सेल गायब भी कर दें तो ये सेल जो गायब हुई हैं, क्योंकि इन सेल्स ने कुछ डिसाइड नहीं कर रखा था। यहां पे इस केस के अंदर हमें कोई सेल ये नहीं कहती कि मुझे ये डिसाइड कर रखा है, यहां तो पोल्स की कहानी है कि कौन से पोल में जो सेल होंगे अकॉर्डिंगली ऑर्गन्स बनेंगे, बॉडी के पार्ट डेवलप होंगे। तो अगर कुछ सेल गायब भी कर दें तो सेल डिवाइड होकर के जो बची कुची सेल्स हैं वो उन लॉस्ट सेल के फंक्शन को कंपनसेट करती हैं, लार्वा पूरा का पूरा बनता है नॉर्मल डेवलपमेंट के साथ। अब सोचो अगर यहां पे ऑटोनोमस की कहानी होती तो क्या इन सेल्स के गायब करने के बावजूद भी नॉर्मल डेवलपमेंट हो पाता? कंडीशनल का यही वजह है, सभी ऑर्गेनिज्म में ऐसा नहीं है। अब कुछ के अंदर आता है सिंसिशियल स्पेसिफिकेशन।
जहां सिंथेसिया वर्ड आ जाए समझ जाओ कि हम बात कर रहे हैं एक सेल जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, लेकिन ये सारे न्यूक्लियस एक ही साइटोप्लाज्म में है। ड्रोसोफिला और काफी सारे इंसेक्ट्स के डेवलपमेंट के दौरान ये स्टेज आती है। जब शुरुआत में एग का फर्टिलाइजेशन होता है तो उसमें सेल डिवाइड नहीं करती, सेल एक ही रहती है, लेकिन न्यूक्लियस डिवाइड करते रहते हैं। एक बार न्यूक्लियस डिवाइड हो गए देन उसके बाद जितने भी न्यूक्लियस थे वो सारे पेरीफेरी में हो जाते हैं और फिर हर एक के चारों तरफ एक एक सेल मेम्ब्रेन क्रिएट हो जाती है इंडिपेंडेंट सेल की तरह। अब यहां पर नो डाउट कि भाई कौन सा न्यूक्लियस एग के किस साइटोप्लाज्म को कैप्चर कर रहा है। अब मान लीजिए हम यही बात करें कि अगर मान लीजिए हमारे पास ये 4 न्यूक्लियस हैं, आगे चल करके इन्होंने अपने चारों तरफ एक मेम्ब्रेन क्रिएट कर ली, तो जो जिसके हिस्से में जो साइटोप्लाज्म आया वो सेल अकॉर्डिंगली बिहेव करती है। हमने ये भी पाया कि जब हम एग की बात करते हैं ड्रोसोफिला केस में, तो इस एग में कुछ प्रोटीन्स और कुछ आरएनए का ग्रेडियंट होता है। अब जैसे कि बिकोइड की बात करें, बिकोइड एंटीरियर वाले पार्ट में ज्यादा है और जब पीछे की तरफ जाएंगे तो उसकी क्वांटिटी गिरती जाती है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। सिमिलरली पोस्टीरियर वाले पार्ट में कोडल नाम का मॉलिक्यूल ज्यादा मात्रा में और इसका एंटीरियर की साइड में ग्रेडियंट घटता जा रहा है। ये लाइन इंडिकेट कर रहे हैं कि ग्रेडियंट डिक्रीज हो रहा है आगे की तरफ और इसका ग्रेडियंट डिक्रीज हो रहा है पीछे की तरफ। जब यहां पर हमारी सेल्स क्रिएट होंगी तो इस तरफ वाली सेल्स के पास साइटोप्लाज्म में बिकोइड की मात्रा ज्यादा है और कोडल की मात्रा कम है। बिकोइड और कोडल इन दोनों कंसंट्रेशन कितनी है इस पर डिपेंड करेगा कि जीन कौन सी एक्सप्रेस होने वाली। यही कंसंट्रेशन के डिफरेंस की वजह से आगे चल करके इन सेल से जो भी कुछ बनेगा वो हेड होगा, थोरैक्स होगा, तो पीछे वाले हिस्से से टेल और बीच वाले हिस्से से एब्डोमेन। यानी कि जो क्वांटिटीज हैं वो क्वांटिटीज बड़ी मैटर करने वाली है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जहां हर सेल के अंदर कितनी कंसंट्रेशन है बिकोइड की और कितनी है कोडल, तो ये तो एक तरह का ऑटोनोमस सिस्टम हो गया, लेकिन साथ में उनके आसपास की सेल्स क्या कहती हैं ये भी फर्क डालने वाली है। तो यहां दोनों फैक्टर ये काम करते हैं और इसलिए ये एक मिक्स्ड टाइप का स्पेसिफिकेशन है। समरी की बात करें ऑटोनोमस की, तो ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन में आमतौर पे ये इनवर्टिब्रेट्स के अंदर देखने को मिलता है। स्पेसिफिकेशन बाय डिफरेंशियल एक्विजिशन ऑफ सर्टेन साइटोप्लाज्मिक मॉलिक्यूल जो कि एग के अंदर अवेलेबल थे, कौन किसके हत्थे चढ़ा, किसके हिस्से में क्या आया, उस पर डिपेंड करेगा कि सेल क्या डिसाइड करने वाली है। इनवेरिएंट क्लीवेज प्रोड्यूस करता है सेम लिनिएज इन ईच एम्ब्रियो ऑफ द स्पीशीज। ब्लास्टोमर्स का फेट आर जनरली इनवेरिएंट। सेल टाइप स्पेसिफिकेशन प्रोसीड ओनली लार्ज स्केल एम्ब्रियोनिक सेल माइग्रेशन और इसकी वजह से मोज़ेक डेवलपमेंट होता है। सेल्स कैन नॉट चेंज फेट इफ ब्लास्टोमियर इज लॉस्ट। सब कुछ डिसाइडेड है। कंडीशनल स्पेसिफिकेशन कुछ इनवर्टिब्रेट्स में और ज्यादातर वर्टिब्रेट में देखने को मिलता है। यहां पे स्पेसिफिकेशन का जो मेन पॉइंट है वो है इंटरेक्शन अमंग द सेल्स, जबकि सिंसिशियल स्पेसिफिकेशन जो कि इंसेक्ट्स के अंदर देखने को मिलता है, यहां पर स्पेसिफिकेशन ऑफ बॉडी रीजन बाय इंटरेक्शन बिटवीन साइटोप्लाज्मिक रीजन प्रायर टू सेलुलाइजेशन ऑफ द ब्लास्टोडर्म। तो जहां साइटोप्लाज्म कौन सा आया ये इंपॉर्टेंट है, तो बाद में चल करके जो सेल्स के आपस में इंटरेक्शन है वो भी रोनली बात है। वेरिएबल क्लीवेज प्रोड्यूस नो रिजिड सेल फेट्स फॉर पर्टिकुलर न्यूक्लियाई आफ्टर सेलुलाइजेशन। ये वो प्रोसेस है जब उन न्यूक्लियस के चारों तरफ मेम्ब्रेन बनती है। बोथ ऑटोनोमस एंड कंडीशनल स्पेसिफिकेशन आर सीन। अब इन कहानियों को रिवाइज करो, याद करो और सोचो वांटेड मूवी का डायलॉग। चलो फिर बाय बाय। आई फ्लाई के साथ इस दिवाली हम लोग सेलिब्रेट करें कुछ ऑफर्स को। ये ऑफर्स जो 1 नवंबर से शुरू हो रहे हैं और 30 नवंबर तक खत्म हो जाएंगे। इन ऑफर्स के बारे में और जानकारी पाने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 9013902981 पर। आई फ्लाई की क्लासेस घर पर होती हैं ऑनलाइन, आपको कहीं जाना नहीं पड़ता। आपकी सुविधा के अकॉर्डिंग आप टाइम निकाल के पढ़ सकते हो। लेक्चर हाई क्वालिटी होते हैं, बातें बड़ी बढ़िया समझ में आती हैं। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो फिर एग्जाम नेट का हो, गेट, ARS, ICMR, DBT या भाई तुम्हारी स्टेट का सिलेक्ट क्यों ना हो, आप बड़े आराम से इस एग्जाम में क्वालिफाई कर सकते हो। जो स्टूडेंट्स BSc में हैं और MSc के लिए तैयारी कर रहे हैं वो JNU का SAP और IIT के JAM की भी तैयारी कर सकते हैं। आई फ्लाई की क्लासेस ज्वाइन करने के लिए 9013902981 पर व्हाट्सएप करो,
हम लोग कॉल करेंगे और समझाएंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना, और अगर ये चैनल सब्सक्राइब ना कर रखा हो तो कर लो बड़ी सी घंटे के साथ, और शेयर करो इस वीडियो को उन तमाम दोस्तों के साथ जो किसी न किसी एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं और उनको भी जरूरत है अपनी लाइफ में गाइडेंस की। मत भूलो iFly तुम्हारी लाइफ में कैटलिस्ट की तरह काम करता है। जो एग्जाम की प्रिपरेशन तुम महीनों में करते वो कुछ दिनों में करा देता है। और जानकारी के लिए आप विजिट कर सकते हो iflynetgear.com या ईमेल लिख सकते हो saplingeduTech@gmail.com पर। चलो फिर मजे करो, बाय बाय।